नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियाँ यानी प्रमुख व्यक्तित्व। इस सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख महिलाएं, वो महिलाएं जिन्होंने काफ़ी प्रमुख योगदान दिया है उत्तराखंड की स्वतंत्रता में, उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन में या अन्य चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सारी चीज़ें हम जो ये प्रसिद्ध महिलाएं हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है इनसे, तो पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे हमारी जो ये सीरीज चल रही है उत्तराखंड की, इसमें बस कुछ ही टॉपिक बचे हैं, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं जो नए जुड़े हुए हैं, पुराने अभ्यर्थियों को तो पता है कि उन्होंने तो पुरानी वीडियो देख रखी है। जो नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं वो कहते हैं कि सर अदर वीडियो कहाँ मिलेगी, तो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप स्वयं जरधारी क्लासेस के जो चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको उत्तराखंड जीके ऑनलाइन कोर्स। लगभग 100+ हम वीडियो बना चुके हैं उत्तराखंड की, जिसमें आपको लगभग 90% सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। लगभग 10-12 टॉपिक और बचे हुए हैं जो आपके जल्द ही यहाँ पे पूरे कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख महिलाएं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तीलू रौतेली के बारे में। तीलू रौतेली, जिनका मूल नाम था तिलोत्तमा देवी, और गढ़वाल में इनको झांसी की रानी या इनको गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। तीलू रौतेली शायद विश्व की एकमात्र ऐसी वीरांगना होंगी जिन्होंने 15 से जब ये 20 वर्ष की आयु की थी तो इन्होंने 7 युद्ध लड़े थे। तो ऐसी वीरांगना थी यहाँ पे तीलू रौतेली, जिनके बारे में हम पूरी डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो तीलू रौतेली, इनका जन्म होता है 8 अगस्त 1661 को। अब देखो, 8 अगस्त को अभी भी उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि तीलू रौतेली के जयंती के रूप में या तीलू रौतेली की जयंती कब मनाई जाती है, तो प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को उत्तराखंड में मनाई जाती है तीलू रौतेली की जयंती। इनके पिता का नाम था भूप सिंह और इनकी माता का नाम था मैणावती रानी। इनके 2 भाई थे, भक्तू और पतवा, और साथ ही साथ इनकी 2 सहेली भी थी। बचपन की इनकी 2 सहेली थी जिन्होंने इन्होंने जो 7 युद्ध लड़े थे उसमें काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। तो इनकी जो बचपन की सहेली थी उनका नाम था बेलू और देवली। क्या था? बेलू और देवली। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली, और साथ ही साथ तीलू रौतेली को कहा जाता है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इन्होंने मात्र 15 से 20 वर्ष की आयु में ये 7 युद्ध इन्होंने लड़ लिए थे, और काफ़ी इन्होंने वीरतापूर्वक साहस दिखाया था इन सभी युद्धों में, और इसीलिए ये यहाँ पे गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से विख्यात हो गई। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, या गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है किसको? तीलू रौतेली को। अब देखते हैं तीलू रौतेली ने जो ये 7 युद्ध लड़े वो किसके खिलाफ लड़े, और उस समय गढ़वाल में किसका शासन था। क्योंकि तीलू रौतेली का जो जन्म हुआ था वो 1661 में, 8 अगस्त 1661 में कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। गुराड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में। अब ये गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। तो यहाँ पे गढ़वाल में उस समय किसका शासन था? गढ़वाल के शासकों का, यानी गढ़वाल के परमार वंश के शासकों का। और गढ़वाल के परमार शासक थे उस समय फतेहपति शाह। कौन थे? फतेह शाह भी इनको कहा जाता है, या फतेहपति शाह। और इनका जो शासनकाल रहा वो रहा 1664 से लेकर 1710 तक, 1710 के बीच। अब कई इतिहासकार इसमें अलग अलग राय देते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो इतिहासकार मानते हैं वो फतेहपति शाह का ही शासनकाल मानते हैं, 1664 से 1710 के बीच में। और इसी बीच यहाँ पे गढ़वाल की वीरांगना जो तीलू रौतेली थी, उन्होंने इसी बीच यहाँ पे युद्ध लड़े। अब बात आती है यहाँ पे किसके खिलाफ इन्होंने ये 7 युद्ध लड़े। तो इन्होंने लड़े थे ये कत्यूरी शासकों के खिलाफ। जो कत्यूरी शासक था धामदेव था उस समय। अब कई अभ्यर्थियों इस यहाँ पे ये डाउट हो जाता है कि जब इस समय जो ये 1600 कब की बात है, ये 1600 लगभग 70-75 की बात है जब इन्होंने युद्ध लड़े, क्योंकि 1661 में इनका जन्म होता है और 15 से 20 वर्ष की आयु में युद्ध लड़ती है। तो 1675 या 80 के बीच की ये बात है। तो इस समय गढ़वाल में तो था परमार वंश का शासन और कुमाऊं में था चंद वंश का शासन। तो ये कत्यूरी कहाँ से आ गए? कत्यूरों से इन्होंने युद्ध कैसे लड़ा? तो आपको बता दूं, सबसे वैसे गढ़वाल के परमार वंश से पहले और चंद शासक जो कुमाऊं में शासन करते उनसे पहले गढ़वाल में और कुमाऊं में, यानी पूरे उत्तराखंड में किसका शासन था? कत्यूरी वंश का शासन था। आपको हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। जो नए स्टूडेंट है, जो अभी भी नए नए जुड़े हैं, तो वो हिस्ट्री वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो संपूर्ण उत्तराखंड में होता है यहाँ पे कत्यूरी शासन, और उसके बाद कत्यूरी शासनों के बाद यहाँ पे जो उदय होता है गढ़वाल में परमार वंश का और कुमाऊं में चंद शासकों का। तो गढ़वाल के अधिकांश भागों में शासन करते हैं परमार,
और कुमाऊं के अधिकांश जो भाग है उसमें शासन करते हैं चंद। लेकिन अभी अभी जो मतलब अभी भी जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र थे उत्तराखंड के, उनमें किसका शासन था? कत्यूरी शासकों का। यानी कत्यूरी शासन जो कभी बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती उत्तराखंड में, अब वो एक छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह गई थी, क्योंकि अधिकांशतः क्षेत्र किसने घेर लिया था? गढ़वाल के परमार वंशों ने और कुमाऊं के चंद शासकों ने। तो कत्यूरी शासन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ हिस्सों में यहाँ पे शासन करते थे। तो उन्हीं में से एक था कत्यूरी शासक धामदेव। क्या था इसका नाम? धामदेव। तो धामदेव क्या करता है कि धामदेव यहाँ पे जो उस समय गढ़वाल का शासक था फतेह शाह या फतेहपति शाह, उसकी सीमा पर आक्रमण कर देता है यहाँ पे खैरागढ़ नामक किले पर, और खैरागढ़ किले पर कब्जा कर लेता है। अब यहाँ पे जो उस समय जो गढ़वाल के शासक थे फतेहपति शाह, उन्होंने तिल रोंतेली के पिता कौन थे? भूप सिंह गोरला, जो कि गुराड़ गांव के थोकदार थे उस समय। तो वो भूप सिंह गोरला को यानी तिल रोंतेली के पिता को क्या देते हैं? वहां पे जो खैरागढ़ किला है उसकी जिम्मेदारी देते हैं, जिस पर किसने आक्रमण किया? कत्यूरी शासक धामदेव ने। और इस खैरागढ़ किले की रक्षा करते करते तिल रोंतेली के पिता भूप सिंह गोरला, उनके दो भाई कौन कौन थे? भक्तू और पतवा, इनकी भी डेथ हो जाती है। और साथ ही साथ तिल रोंतेली का मंगेतर रहता है भवानी सिंह। देखो भवानी सिंह से तिल रोंतेली की जो मंगनी हुई थी, लगभग ये हुई थी 15 वर्ष की आयु में, जब तिल रोंतेली 15 वर्ष की आयु थी। ये भवानी सिंह कौन था? ये वहाँ पे एक थोकदार थे भूमिया नेगी, उसके पुत्र थे भवानी सिंह। तो भवानी सिंह और तिल रोंतेली की सगाई होती है, लेकिन यहाँ पे खैरागढ़ किले की रक्षा करते करते भवानी सिंह की भी मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाता है। तो देखो यहाँ पे तिल रोंतेली के पिता, तिल रोंतेली के दोनों भाई भक्तू और पतवा और उसके मंगेतर की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? कत्यूरी द्वारा। और वहां से इनके मन में एक संघर्ष की ज्वाला, एक प्रतिशोध जाग उठता है तिल रोंतेली के मन में, और वहां से ये शुरू करती है कत्यूरी शासकों से वहां पे लोहा लेना, और वहां पे उनसे वो युद्ध कर देती है। और इसी क्रम में वो लगभग 7 युद्ध करती है कत्यूरी शासकों से, और लगभग वो सभी युद्ध जीत जाते हैं। जहां भी कत्यूरी शासकों ने गढ़वाल की सीमा पर या गढ़वाल के किलों पर कब्जा किया था, उन सभी को ये मतलब जीत लेती है 7 युद्धों में। और अब देखो इनका निधन कैसे होता है। इनका जो निधन होता है, यहाँ पे क्या करती हैं, जब इनका निधन होता है, मतलब जब ये युद्ध लड़ जाती है तो काफ़ी समय तक, लगभग 5-6 सालों तक ये लगातार युद्ध लड़ती जाती है। और उसके बाद एक दिन ये क्या करते हैं, पूर्वी नदी नयार है, ये पूर्वी नदी नयार कहाँ है? ये पौड़ी गढ़वाल में है। वहाँ पे स्नान जब करती है तो वहाँ पे जो एक कत्यूरी सैनिक रहता है रामू रजवार, ठीक है, ये आपको नाम नोट करना है। रामू रजवार नामक एक कत्यूरी शासक था, सॉरी कत्यूरी सैनिक था। वो क्या कर देता है? तिल रोंतेली पर पीछे से धोखे से वार कर देता है, और वहाँ पे तिल रोंतेली का निधन हो जाता है। और इस प्रकार यहाँ से गढ़वाल की भूमि से इस वीरांगना का निधन हो जाता है। और इनका निधन जो होता है यहाँ पे पूर्वी नयार नदी के किनारे, वो जगह है वो बीरोखाल के समीप, इसीलिए बीरोखाल में इनका स्मारक भी बनाया गया है तिल रोंतेली का। अब यहाँ पे तिल रोंतेली के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तिल रोंतेली जो कि वीरांगना थी गढ़वाल की, और इनको गढ़वाल में पूरे उत्तराखंड में ये प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई के रूप में। तो इनके नाम पर सरकार ने कुछ योजनाएं और कुछ यहाँ पे पुरस्कार शुरू कर रखे हैं। तो एक आता है तिल रोंतेली पुरस्कार, प्रतिवर्ष दिया जाता है। तिल रोंतेली पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 2006 से। ये किसको दिया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिवर्ष तिल रोंतेली सम्मान या तिल रोंतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है प्रतिवर्ष। और अगर आप बात करें 2021 की, क्योंकि मैं ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ अभी अगस्त 2021 में, तो अभी हाल ही में देखो मैंने आपको कहा था 8 अगस्त को प्रतिवर्ष उत्तराखंड में तिल रोंतेली जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो हाल ही में 8 अगस्त 2021 को भी तिल रोंतेली की जयंती के रूप में मनाया गया। और तिल रोंतेली की जयंती के अवसर पर यानी 8 अगस्त को, यहाँ पे 8 अगस्त 2021 को तिल रोंतेली पुरस्कार से 22 महिलाओं को सम्मानित किया गया उत्तराखंड में। तो आ सकता है एग्जाम में कि वर्ष 2021 के लिए तिल रोंतेली पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? टोटल 22 महिलाओं को। तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। उसके बाद बात करें यहाँ पे तिल रोंतेली विशेष पेंशन योजना। ये एक पेंशन योजना है उत्तराखंड राज्य सरकार की। क्या इसका पूरा नाम? तिल रोंतेली विशेष पेंशन योजना, जो कि लागू हुई थी 1 अप्रैल 2014 को। तो लागू वाली डेट आपको जरूर नोट करनी है। देखो मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स बता देता हूँ, हिस्ट्री से लेकर और जो अभी तक चल रहा है। काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए यहाँ पे हर एक टॉपिक पे काफ़ी डीप जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका कहीं से भी कोई पॉइंट यहाँ पे छूट ना सके।
तो तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना जिसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2014 को, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस किस को दी जाती है? तो पहले ये वैसे सिर्फ खास कर महिलाओं के लिए था। किन महिलाओं के लिए? जो कृषि कार्य करते करते जिनमें क्या हो गया, मतलब विकलांग हो गई हैं, उन महिलाओं के लिए। लेकिन अब ये पुरुषों के लिए भी शुरू की गई है। तो जो इसका क्राइटेरिया है तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना का, इसका ये है कि जो पुरुष या महिलाएं कृषि कार्य करते करते क्या हो गई, विकलांग हो गई हैं, जो कार्य नहीं कर सकती, उनको दिया जाता है तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना के तहत उनको लाभ मिलता है। और इसकी जो उम्र सीमा है वो है 18 से 60 वर्ष, क्योंकि 60 वर्ष के बाद वो किस में आ जाते हैं, वो जो मतलब बुजुर्ग कैटेगरी में आते हैं, उनको उस कैटेगरी में वृद्धा पेंशन बोलते हैं, इसको वृद्ध पेंशन, ठीक है। तो वृद्ध कैटेगरी में आ जाते हैं, तो 60 वर्ष के बाद उनको वृद्ध पेंशन मिलेगी। लेकिन 18 से 60 वर्ष के बीच, सिर्फ 18 से 60 वर्ष की उम्र वाले ही क्या ले सकते हैं, तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना का लाभ कितनी वर्ष की उम्र वाले ले सकते हैं, तो 18 से सिर्फ 60 वर्ष की उम्र वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये हो गए तिलु रौतेली के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे चर्चा की अभी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। देखो अभी हमने बात की इससे पहले गढ़वाल की लक्ष्मीबाई तिलु रौतेली के बारे में, और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है, जिया रानी को कहा जाता है। साथ ही साथ इनको कत्यूरी राजवंश के राजमाता भी कहा जाता है, जिया रानी का, क्योंकि इनका संबंध है कत्यूरी राजवंश से। जिया रानी, इनके पिता का नाम था अमरदेव पुंडीर, जो कि हरिद्वार के राजा थे। जिया रानी के पति का नाम था प्रीतम देव, जो कि कत्यूरी वंश के शासक थे, कत्यूरी शासक थे। अब देखो जो प्रीतम देव है, कत्यूरी शासक थे, इनकी दूसरी पत्नी है जिया रानी, ठीक है। तो दूसरी पत्नी इनकी जिया रानी। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो प्रीतम देव है, ये यहाँ पे जब हरिद्वार पे कुछ भारी शक्तियाँ आक्रमण करती है, तो प्रीतम देव यानी जो कत्यूरी शासक थे वो अमरदेव पुंडी की यहाँ पे सहायता करते हैं। उसके बाद अमरदेव पुंडी अपनी पुत्री यानी जिया रानी का हाथ किसको दे देते हैं, प्रीतम देव को दे देते हैं, जो कि पहले से शादीशुदा थे। तो जिया रानी इनकी दूसरी पत्नी है। और इनके पुत्र कौन कौन थे, जिया रानी और प्रीतम देव के, ब्रह्मदेव, धामदेव, धुरादेव। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि जो ये ब्रह्मदेव हैं, ये क्या थे, प्रीतम देव की बड़ी रानी का पुत्र था, जबकि कई इतिहासकार यही मानते हैं कि जो ब्रह्मदेव है वो प्रीतम देव और जिया रानी का ही पुत्र है। तो कुल मिला के ऐसे में इनके 3 पुत्र थे, ब्रह्मदेव, धामदेव और धुरादेव। और जिया रानी का अन्य नाम क्या था, पिंगला देवी या मोला देवी, ठीक है। मोला देवी इनका अन्य नाम था, या इनका जो अन्य नाम था वो था पिंगला या फ्योना देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो मोला देवी पुंडेर था जिया रानी का अन्य नाम। अब देखो जिया रानी जिनको कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, और कत्यूरी राजवंश की इनको राजमाता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम पूरी डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे। तो साथ साथ एक और चीज़ आपको नोट करनी है, गोलाघाट में रानीबाग स्थित है, कुमाऊं के गोलाघाट में, और हल्द्वानी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जिया रानी ने ही इस रानीबाग की स्थापना की थी, इस रानीबाग का निर्माण कराया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1398 के आसपास क्या होता है, जो तैमूरलंग था वो भारत पर आक्रमण कर देता है, और साथ साथ ये हरिद्वार से होकर उत्तराखंड के जो इसकी सेना होती है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर भी धावा बोलती है, पहाड़ी क्षेत्रों पर भी आक्रमण कर देती है, और ये पहुँच जाती है जो कत्यूरी वंश की सीमा थी उस क्षेत्र में। तो यहाँ पे इनका मुकाबला होता है, तैमूरलंग की सेना का मुकाबला होता है जिया रानी का, और जिया रानी यहाँ पे डटकर मुकाबला करती है, और तैमूरलंग की सेना यहाँ पे पराजित हो जाती है। देखो सेना भले ही तैमूरलंग की बड़ी थी, लेकिन एक तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र था, और पहाड़ी क्षेत्रों का कत्यूरी वंश की जो सेना थी उनको अच्छा अनुभव था, और जिया रानी को भी अच्छा अनुभव था। तो तैमूरलंग यहाँ पे हार जाता है, इसलिए यहाँ पे इनको कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। साथ ही साथ इन्होंने तैमूरलंग की सेना, और जो देखो तैमूरलंग की सेना और जिया रानी के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया, वो लड़ा गया रानीबाग में, जिसको जो मतलब रानीबाग जिया रानी के नाम से ही वहाँ पे उसका नाम रखा गया है रानीबाग। तो इस बाग में लड़ा गया था जिया रानी और तैमूरलंग की सेना के बीच में युद्ध, जिसमें जिया रानी की विजय हो जाती है। और रानीबाग में ही एक अन्य गुफा है जिसका नाम है जिया रानी गुफा। तो ये थी यहाँ पे जिया रानी यानी कुमाऊं लक्ष्मीबाई की कहानी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रानी कर्णावती की। रानी कर्णावती जिनको कहा जाता है नागकटी रानी के नाम से, नागकटी रानी के नाम से विख्यात है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती कौन थी, ये गढ़वाल के जो शासक थे उस समय महिपत शाह, उनकी पत्नी थी रानी कर्णावती। महिपत शाह इनको कहा जाता है गौरवभंजन, गढ़वाल शासकों में से गौरवभंजन किसको कहा जाता है, महिपत शाह को। जबकि महिपत शाह के एक सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, आप सभी जानते होंगे, मलेथा की गूल माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है गौरवभंजक।
तो गौरवभंजन किसको कहा जाता है? महिपत शाह को। गौरवभंजक किसको कहा जाता है? इनके सेनापति माधो सिंह भंडारी को। तो महिपत शाह की पत्नी थी रानी कर्णावती। अब देखो इनको नागकटी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है? सबसे पहले तो महिपत शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका जो पुत्र रहता है, उनका पुत्र था पृथ्वीपति शाह। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में वो राजगद्दी संभालता है। जब महिपत शाह की मृत्यु हो जाती है तो पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष की अवस्था में गद्दी संभालता है। देखो वैसे इतिहास में जो परमार वंश की जो सीरीज चलाई थी उसमें काफ़ी डिटेल्स इनके बारे में बताया गया है, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। तो ये 7 वर्ष की उम्र में पृथ्वीपति शाह गद्दी संभालता है, तो उसका संरक्षण मतलब किसका संरक्षण उसको प्राप्त रहता है? रानी कर्णावती का, यानी अपनी माता का उसको संरक्षण प्राप्त रहता है यहाँ पे। अब जो उस समय मुगल शासक थे वो कौन थे? वो थे वहाँ पे शाहजहां। दिल्ली में किसका शासन था? शाहजहां, मुगल शासक। तो शाहजहां ने देखा कि महिपत शाह की यहाँ पे मृत्यु हो गई है और मात्र 7 वर्ष का जो बच्चा है पृथ्वीपति शाह वो वहाँ पे राजा बन जाता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे गढ़वाल पर आक्रमण कर लूँ और उसको विजित कर लूँ। तो वो अपनी सेना की एक टुकड़ी भेज देता है अपने सेनापति नवाजत खां के उसमें नवाजत खां को भेजता है वहाँ पे गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। अब नवाजत खां यहाँ पे पहुँच जाता है 1635 में। अब देखो ये 1635 कई इतिहासकार 1636 मानते हैं, कई 1640 मानते हैं, क्योंकि इतिहास है जो गढ़वाल का वो कई इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार लिखा है, लेकिन जो अधिकांशतः इतिहासकार मानते हैं वो 1635 ही मानते हैं, क्योंकि 1635 में ही यहाँ पे क्या होता है? महिपत शाह का निधन होता है और उसके बाद पृथ्वीपति शाह यहाँ पे राजगद्दी पर बैठता है 7 वर्ष की अवस्था में। तो मुगल सेनापति नवाजत खां पहुंच जाता है गढ़वाल में 1635 में, लेकिन यहाँ पे संरक्षण किसका प्राप्त था? रानी कर्णावती का, जो युद्ध कौशल में काफ़ी निपुण थी। तो वो यहाँ पे मुगल सैनिकों को क्या करती है? बड़ी चालाकी से उनको बंदी बना लेती है और उनके नाक काट देती है, और तब से यहाँ पे प्रसिद्ध होता है इनका एक नाम नागकटी रानी। तो नागकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी कर्णावती, जो कि किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह की। और इनके पति का नाम क्या था? महिपत शाह, जिनको गौरवभंजन की उपाधि दी गई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बिस्नी देवी शाह, जो कि है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है? वो है बिस्नी देवी शाह। तो बिस्नी देवी शाह, इनका जन्म होता है 1902 में बागेश्वर में और निधन इनका 1974 के करीब हुआ। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की ये प्रथम महिला है बिस्नी देवी शाह। अब यहाँ पे क्या होता है? इनकी मात्र 13 साल की उम्र में इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है, और महज 3 वर्ष के अंतराल में ही इनके जो पति थे, यानी जब इनकी शादी को सिर्फ 3 वर्ष ही होते हैं तो इनके पति का यहाँ पे निधन हो जाता है। उसके बाद एक कूद जाती है स्वतंत्रता आंदोलन के लड़ाई में, और यहाँ पे मई 1930 में बिस्नी देवी शाह के ही नेतृत्व में अल्मोड़ा में क्या करती है महिलाएं? अल्मोड़ा नगर पालिका पर वहाँ पे झंडा फहराती हैं, और उसके बाद इनको दिसंबर 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल भेजा जाता है। तो ये जेल जाने वाली यानी स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली बिस्नी देवी शाह उत्तराखंड की प्रथम महिला थी। उसके बाद इनका निधन हो जाता है 1974 में, लेकिन उससे पहले इन्होंने कई बार जेल भी गई। 1933 में एक बार फिर से जेल गई, और यहाँ पे इनको 9 साल की सज़ा भी सुनाई गई, और साथ ही साथ 200 रुपये का इनको जुर्माना भी लगाया जाता है। और काफ़ी बार ये जेल गई और काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में। उसके बाद एक और नाम भी आता है कुंती वर्मा का, कुंती वर्मा, जिनका जन्म होता है 1906 में अल्मोड़ा में, और इनका निधन होता है 1980 में। देखो कुंती जो वर्मा है, अंग्रेज सरकार इनसे इतना परेशान हो गई थी कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश भी प्राप्त हुआ था। कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश भी दिया गया था। तो इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टिंचरी माई, या जिनको कहा जाता है इच्छागिरी माई, और इनका जो वास्तविक नाम था दीपा नोटियाल। तो दीपा नोटियाल, टिंचरी माई, इच्छागिरी माई, इनके बारे में यहाँ पे जानते हैं। इनका वास्तविक नाम था क्या था? दीपा नोटियाल। जन्म इनका होता है 1917 में मंजूर गांव, जो कि थलीसैण के अंतर्गत आता है, थलीसैण पौड़ी गढ़वाल, मंजूर गांव। 1917 में इनका जन्म होता है। अब मात्र 17 वर्ष की आयु में, देखो उस समय जो शादियां होती थी ना वो बहुत बचपन में हो जाती, मतलब कईयों की 13 साल में, कईयों की 14 साल में। अब इनका हो गया था 17 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया था एक फौजी से। इनके पति थे फौजी, लेकिन कुछ ही समय बाद इनके जो पति थे उनका निधन हो जाता है,
जब ये मात्र 19 वर्ष की रहती हैं, यानी 2 वर्ष बाद इनके पति का निधन हो जाता है। उसके बाद देखो, एक तो बचपन में इनके माता पिता का निधन हो जाता है, उसके बाद इनके पति का भी जब निधन हो जाता है तो ससुराल वाले इनको अस्वीकार कर देते हैं और उसके बाद ये संन्यास धारण कर देती हैं। तो संन्यास धारण करती है टिचरी माई यानी इच्छागिरी माई, जिनका वास्तविक नाम था दीपा नोटियाल। उसके बाद काफ़ी समय बाद ये उत्तराखंड वापस लौटती है और वो देखती है उत्तराखंड में एक तो यहाँ पे नशाखोरी बहुत बढ़ गई थी और साथ ही साथ जो ग्रामीण समस्याएं थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो एक तो ये यहाँ पे नशा मुक्ति आंदोलन चलाया उन्होंने, जिसमें काफ़ी बड़ा योगदान था नशा मुक्ति आंदोलन में टिचरी माई यानी इच्छागिरी माई का। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड में उस समय पाखंडी बाबा थे, पाखंडी साधु थे, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था। एक बार ये दिल्ली पहुंच जाती है, कहाँ, नेहरू के आवास पर, जो समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके आवास पर ये दिल्ली पहुंच जाती है। वहाँ पे धरना देती है क्योंकि इनके गांव में वहाँ पे पानी की समस्या थी। उसके बाद वहाँ पे नेहरू आते हैं और उनकी बात सुनते हैं और तब जाके इनकी गाँव की समस्या वहाँ पे पूरी होती है। तो ये थी टिचरी माई, जिनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था नशा मुक्ति आंदोलन में उत्तराखंड में, और इनका निधन होता है 17 जून 1993 को। उसके बाद यहाँ पे सरला बहन, देखो जो सरला बहन है ये मूल रूप से कहाँ से थी, इंग्लैंड से थी। इनका जो मूल नाम है वो है मिस कैथरीन हेमिलमैन। ठीक है, सरला बहन का मूल नाम क्या है, मिस कैथरीन हेमिलमैन। और ये गांधी जी की शिष्य थी। मूल निवास इनका इंग्लैंड से था, यानी इंग्लैंड की थी ये, और इनका जन्म होता है 1901 में। उसके बाद ये भारत में आती है। गांधी जी से काफ़ी खासी प्रभावित थी और भारत की संस्कृति से और भारत के कल्चर से इनको काफ़ी लगाव था। और साथ साथ 1941 में, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है। 1941 में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी, वो की थी सरला बहन ने, जिनका मूल नाम क्या था, मिस कैथरीन। तो कई बार अगर सरला बहन नहीं दिया गया ऑप्शन में, मिस कैथरीन दिया गया, तो आपको क्या करना है, दोनों नाम आपको नोट करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया गढ़वाल और कुमाऊं में। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध महिलाएं। सरला बहन हो गई, ये मूल रूप से वैसे इंग्लैंड की थी। इच्छागिरी माई यानी टिचरी देवी, तिलू रोतेली होगी, कुंती वर्मा होगी, बिस्नी देवी शाह हो गई, जिया रानी, रानी कर्णावती। तो जो ये प्रसिद्ध विभूतियाँ थी, प्रसिद्ध महिलाएं थी उत्तराखंड की, इनके बारे में हमने आज काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा कर ली है। और एग्जाम के व्यू पॉइंट से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। और ये सारे नोट्स आपको काम मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर में आप जा सकते हो, उत्तराखंड जीके वहाँ पे सर्च कीजिए, सबसे ऊपर आ जाएगा। एसजे ग्रुप का वो ऐप बनाया गया है उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ऐप, तो उसमें आपको जरदारी क्लासेस के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मेरा इस जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।